हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर रेडियो एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो पे हम रसायन विज्ञान के 50 वन लाइनर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम पे रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक में आपके रसायन विज्ञान से संबंधित 25 क्वेश्चन आते हैं जो इस वीडियो में मिल सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो लेवोसियो को। किसे कहते हैं? लेवोसियो को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। इसके बाद रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ माना जाता है? तो मिस्र में। जो रसायन विज्ञान का जन्म है वह मिस्र में माना जाता है, यानी कि रसायन विज्ञान का जन्म मिस्र देश से हुआ। इसके बाद प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते थे? तो केमी टेकिंग। आपका प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में जब रसायन विज्ञान का जन्म हुआ था तो स्टार्टिंग में उसे केमी टेकिंग के नाम से जानते थे और उसके बाद फिर उसका नाम केमिस्ट्री पड़ा। इसके बाद अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड कितने तत्वों से मिलकर बना है? तो 5। जो ब्रह्मांड है वह वैदिक साहित्य के अनुसार 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो 5 तत्व आपका पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश, इन सभी 5 तत्वों से मिलकर ही हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। विश्लेषक रसायन में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो विभिन्न द्रव्यों का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण का अध्ययन विश्लेषक रसायन में किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रासायनिक भौतिकी के अध्ययन के विषय वस्तु क्या है? तो विभिन्न भौतिक तंत्रों जैसे प्लाज्मा का अध्ययन। जो रासायनिक भौतिकी के अध्ययन की विषय वस्तु है वह यह है कि विभिन्न भौतिकी तंत्रों, जो आपके विभिन्न भौतिक के तंत्र हैं उन सभी का अध्ययन करना। जैसे आपका प्लाज्मा का अध्ययन। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले 3 तत्व कौन से हैं जो पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो पहला है आपका ऑक्सीजन, 49.9% पाया जाता है। और इसके बाद आपका सिलिकॉन है जो 26% पाया जाता है। और लास्ट में एल्युमिनियम है जो 7.3% पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्तमान में ज्ञात कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 118। जो आपका प्रेजेंट टाइम में तत्व ज्ञात है तो वह 118 तत्व ज्ञात है। ये इसमें 118 तत्व में से 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं तथा शेष सभी तत्व कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, हीरा तथा ग्रेफाइट क्या है? दोस्तों, हीरा तथा ग्रेफाइट कैसे तत्व हैं? तो आधात्विक कार्बन के अपर रूप। ये जो दोनों तत्व हैं, एक तो आधात्विक हैं और दूसरा ये कार्बन के अपर रूप है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्ज़ाम पर पूछा जा सकता है। तो आप इसे बहुत ही आसानी से देखिए और बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखने की कोशिश करिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उपधातु। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसान, कई बार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम पर पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आर्सेनिक और एंटीमनी किस तरह के तत्व हैं? तो उपधातु। जो आपका आर्सेनिक और एंटीमनी तत्व आपका जो तत्व तो वो आपका उपधातु है। इसके बाद कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा व गैलियम। ये जो आपके धातु हैं तो ताप पर आपका अवस्था में पाए जाते हैं। ये द्रव अवस्था में गैलियम व पारा दोनों पाए जाते हैं कमरे की ताप की अवस्था में। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। कौन सा अधातु तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। द्रव्य की कौन सी अवस्था विद्युत की सुचालक होती है? तो प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु तो कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी धातु आपका ओस्मियम। विद्युत धारा की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है? तो चांदी। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो सोना व फिर चांदी। ये दोनों सर्वाधिक आघात वर्धनीय
धातु है। इसके बाद धातुओं का पारा में घोल क्या कहलाता है? तो अमलगम। जब किसी धातु को पारा में घोल दिया जाता है तो उसे अमलगम बोलते हैं। चमक वाली धातु कौन सी है? तो हीरा, ग्रेफाइट व आयोडीन, ये सभी धातु चमक वाली धातुएं हैं। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। सोडियम, पोटेशियम और पारा कैसे तत्व हैं? तो यह धात्विक तत्व हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति आपका क्षारीय होता है। किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? तो एल्युमिनियम, जिंक और टिन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन की क्रिया में कौन सी धातु कैथोड पर एकत्रित होती है? तो हाइड्रोजन। कौन सी धातु? तो हाइड्रोजन। इसके बाद अगला प्रश्न है, जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भारानुसार कितना होता है? तो 1:8। क्या होता है? 1:8। जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भारानुसार कितना होता है? 1:8। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या होता है? तो अणु। क्या होता है? अणु। इसके बाद अगला प्रश्न है, खोजा गया अंतिम तत्व कौन सा है? तो अनसेप्टियम। कौन सा है? अनसेप्टियम 118वां तत्व है जो 2010 में खोजा गया था। यह अंतिम तत्व है। इसके बाद कोई तत्व अभी तक नहीं खोजा जा सका है। वायु किन पदार्थों का मिश्रण है? तो गैसों व जल वाष्प का मिश्रण है आपका वायु। इसके बाद दूध कौन सा कोलाइड है? तो पायस। जो दूध है वह कौन सा कोलाइड है? तो पायस कोलाइड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु को हम कब कोलाइड कह सकते हैं? कब कह सकते हैं? जब इसमें गैसों के अलावा कुछ धूल कण भी उपस्थित हों, जैसे धुआं, तब हम इसे कोलाइड कह सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पदार्थ की संरचना के विषय में सर्वप्रथम किस भारतीय दार्शनिक ने बताया कि द्रव्य अत्यंत छोटे व अविभाज्य कणों से मिलकर बने हैं? अत्यंत छोटे या अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बने हैं। तो महर्षि कणाद ने बताया था 800 BC में। कब बताया था? 800 BC में। इसके बाद अगला प्रश्न है, डाल्टन का परमाणुवाद का कब आया? डाल्टन का परमाणुवाद का जो सिद्धांत है वह कब आया? तो वो आया था 1808 में। कब आया था? 1808। इसके बाद अगला प्रश्न है, डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है? तो डाल्टन के अनुसार परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। जो भी आपका कण सूक्ष्मतम कण अविभाज्य कण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, डाल्टन उसे परमाणु कहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अणु को डाल्टन ने क्या नाम दिया था? तो यौगिक परमाणु। जो डाल्टन थे वैज्ञानिक, उन्होंने अणु को यौगिक परमाणु नाम दिया था। डाल्टन के यौगिक परमाणु को अणु नाम किसने दिया था? तो अवोगाद्रो ने दिया था। किसने दिया था? अवोगाद्रो ने। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, पाई मेसानों की खोज कब हुई? तो 1947 में अंतरिक्ष किरणों में। कब हुई? 1947 में और अंतरिक्ष किरणों में। न्यूट्रॉन किस प्रकार का मूल कण है? तो नाभिक में स्थायी व नाभिक से बाहर अस्थायी व रेडियोधर्मी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का मूल कण है। तो यह नाभिक में स्थायी व नाभिक से बाहर आपका अस्थायी और वह रेडियोधर्मी तीनों होता है। और न्यूट्रॉन उदासीन भी होता है, जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, परमाणु का थॉमसन मॉडल कब आया? तो 1904 में। कब आया? 1904 में परमाणु का थॉमसन मॉडल। इसके बाद अगला प्रश्न है, नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल कब प्रस्तुत किया? तो वह 1913 में नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने की? तो समरफील्ड ने। किसने की? हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या समरफील्ड ने की। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 8। कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। कब? किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या आपकी 8 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं।
इसके बाद अगला प्रश्न है, बोर ने किसके साथ मिलकर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की योजना प्रस्तुत की थी? तो बरी के साथ मिलकर इन्होंने 1921 में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की योजना प्रस्तुत की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक ठहरता है? तो 10 के घाते 8 सेकेंड तक कब ठहरता है? 10 के घाते 8 नहीं 2, 10 के घाते 2 तक आपका उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन ठहरता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया? तो श्रोडिंगर ने दिया था 1926 में। इसके बाद परमाणु संरचना का आधुनिक विचार किस पर आधारित है? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर। परमाणु संरचना का जो आधुनिक विचार है वह इस पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है? तो संवेग तथा स्थिति में अनिश्चितता विद्यमान होती है। हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत होता है वह यह होता है कि किसी भी कण की संवेग तथा स्थिति का सही से निर्धारण कर पाना संभव नहीं है। अगर उसकी संवेग का सही से निर्धारण करते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न होती है, और यदि स्थिति को सही से निर्धारित करते हैं तो उसके संवेग में अनिश्चितता उत्पन्न होती है। यानी कि किसी एक चीज़ में संवेग या स्थिति में अनिश्चितता होना उत्पन्न है, यह अनिश्चितता होती ही होती है कि दोनों चीज़ को सही से निर्धारित कर पाना संभव नहीं है। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत बड़े कणों पर क्यों नहीं लागू होता? तो यह इसलिए नहीं लागू होता क्योंकि बड़े कणों का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए उसके दोनों चीज़ों का स्थिति और संवेग का सही से निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, विद्युत संयोजक बंध कैसे बनते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा विद्युत संयोजक बंध बनते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी रसायन विज्ञान की इस वीडियो में 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो हमारे आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स पर शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे और आप अगला टॉपिक किस विषय पर चाहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हम इसका अगला पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाए और आप वीडियो के साथ तुरंत जुड़ जाएं, आपका समय बर्बाद ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।